निर्धारित 8 तारीखों में उनकी बहस पूरी हुई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस.के. शशि की अदालत में अगली सुनवाई की तारीख यानी 2 सितंबर निर्धारित की गई है। 1996 में भी बहस चल रहा है और मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं एक्यूज लोगों का। प्रोसिक्यूशन अपना आर्गूमेंट ख़त्म कर चुका है मिस्टर बीएमपी सिंह, और अब हम लोग डिफेंस की तरफ से आर्गूमेंट चल रहा है और राजकुमार सहाय अपना कंक्लूड किए हैं फुलचंद सिंह का, और उनके और भी जो क्लाइंट्स थे उनका कल कंक्लूड कर दिए हैं। और आगामी कल से आई थिंक मिस्टर लालू प्रसाद का बहस होगा। उसके बाद जैसे जैसे समय कटेगा, जैसे जैसे लोग बहस करेंगे, उसके अनुसार चलते रहेगा। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, एक बार फिर से बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में एक बार फिर से बहस हुई है हाईकोर्ट में। अब क्या लगता है, अब आगे क्या इसके? जी हाँ, चारा घोटाला से जुड़ा मामला है। डोरंडा कोषागार से जुड़ा अवैध निकासी का मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 108 आरोपी इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे हैं। हालांकि अब इस मामले में जो बचाव पक्ष की तरफ से जो बहस है वह जारी है, और पहली जो बचाव पक्ष की तरफ से फूलचंद सिंह जो तत्कालीन वित्त सचिव थे, उनकी तरफ से बहस पूरी कर ली गई है। तो अब कल इस मामले पे सीबीआई की विशेष कोर्ट में बहस की दूसरी कह सकते हैं कड़ी जुड़ेगी, जिसमें लालू प्रसाद के अलावे जो अन्य आरोपी हैं उनकी तरफ से बहस शुरू की जाएगी। संभवतः कल लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में बहस की जाएगी, और यह पूरा मामला रांची के सिविल कोर्ट स्थित जो सीबीआई कोर्ट है वहां पे यह पूरा मामला चल रहा है। और डोरंडा कोषागार की बात करें तो इसमें सीबीआई की तरफ से जो बहस है वह पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद बचाव पक्ष यानी आरोपियों की तरफ से बहस की प्रक्रिया शुरू हुई है। और यह पूरा चारा डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ मामला है। लगभग सबसे अधिक जो 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, और इसमें 108 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर पे इसमें जो आरोपियों की संख्या वह काफी अधिक थी। कई लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद फिलहाल यदि बात करें तो इसमें लालू प्रसाद यादव समेत 108 लोग जो आरोपी हैं वे ट्रायल फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच अब सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह बता दें कि रजिस्ट्रेट ऑफ द रियर केस है और सीबीआई जांच के लिए फिट केस है, और कोर्ट ने इस मामले को तुरंत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। और बता दें कि रूपा तिर्की मौत मामले में उसके पिता देवानंद उरांव ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। वहीं कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को भी सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इस मामले में रूपा तिर्की के पिता ने कहा था कि रूपा ने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताकर इसे खुदकुशी का रूप दे रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने रूपा के दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि रूपा के मोबाइल पर अंतिम कॉल उसके दोस्त का ही आया था। रूपा तिर्की रांची के रातू थाना इलाके के काठी टांड की रहने वाली थी, और वो साल 2018 में अवर निरीक्षक के तौर पर बहाल हुई थी। और बता दें कि रूपा तिर्की ने पिछले 3 मई को अपने साहिबगंज के सरकारी आवास में गले में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। उसकी मौत के बाद से ही परिजन सहित कई सामाजिक संगठनों ने इसके सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, क्योंकि ये कहते हुए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। ये इस तरह का मामला जो है जनरली झारखंड में अभी तक हम लोग नहीं देखे थे कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ट्राइबल लड़की जिसको मार के टांग दिया गया, और उसको जिस दिन मर्डर हुआ है उसके नेक्स्ट डे से यानी उसी दिन से ये ट्राई किया गया प्रूफ करने के लिए कि ये सुसाइड। लड़की की मां कंप्लेंट करी है कि इसकी जांच पंकज मिश्रा जो राइट हैंड है मुख्यमंत्री के उसके खिलाफ करो, उन्होंने नहीं करा। ये सारी बातें देख करके माननीय न्यायालय ने, और कई ऐसे फैक्टर्स हैं, इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है।
और इसको हैंडओवर कर दिया सीबीआई। तो आइए अब आपको रूपा तिर्की से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। दरअसल 3 मई 2021 को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की साहिबगंज के पुलिस लाइन स्थित अपने सरकारी क्वार्टर में फंदे पर लटकी मिली थी। साहिबगंज पुलिस ने बता दें कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था और इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया गया था। आत्महत्या का कारण रूपा तिर्की के प्रेमी उसके बैचमेट और सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया को, जो कि चाईबासा पुलिस बल में कार्यरत था, उसे माना गया था। इसके बाद रूपा के पिता ने कोर्ट में दायर की थी याचिका और याचिका में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। साल 2018 बैच की पुलिस अधिकारी थी रूपा तिर्की। साहिबगंज जिले की रूपा तिर्की रहने वाली थी और बाद में पुलिस ने बताया था कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। वह इस मामले में रूपा के दोस्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो अधिक जानकारी के लिए झारखंड से न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। मनोज जी, देखा जाए तो रूपा तिर्की मौत मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, क्योंकि लगातार रूपा तिर्की के जो माता पिता हैं, परिजन, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। साथ ही कई लोगों ने, यानी सामाजिक संगठनों ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज झारखंड हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है इस मामले को लेकर के, क्योंकि जब 3 मई को जो साहिबगंज थाना महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के शव जो है उनके सरकारी आवास में संदेहास्पद स्थिति में पाया गया था, उसके बाद से लगातार इस बात की मांग हो रही थी उनके परिजनों के द्वारा, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से जिला पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी उसको लेकर के जो है परिवहन संतुष्ट नहीं थे और यही वजह है कि उन लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी इसको लेकर के। आज झारखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बात को माना है अपने सुनवाई के दौरान कि इस मामले में कई बिंदु हैं ऐसे जिसकी जांच जरूरी है और उन बिंदुओं पे सीबीआई बेहतर जांच कर सकती है। और सबसे अहम बात है कि इसी मामले से जुड़े सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में एक वाकियों को लेकर के जो महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता है उनके खिलाफ अवमानना का भी मामला चलाने का कोर्ट ने आदेश दिया है। जी बिल्कुल मनोज जी, एक बात और, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो हालांकि पुलिस भी इस मामले की जांच की, इसके पहले एसआईटी का गठन हुआ जिसने आत्महत्या करार दिया, तो क्या लगता है आखिर कब इस मामले की गुत्थी सुलझाई जाएगी? क्योंकि बीते 3 मई को इनके रूपा तिर्की की मौत हुई थी और 3 महीने बीत चुके हैं और अब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई है कि रूपा तिर्की की मौत हुई है या फिर आत्महत्या। देखिए, अगर हम बात करेंगे रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत को लेकर के कि वजह क्या रही है, वो आत्महत्या थी या हत्या थी, इसको लेकर के जो एसआईटी है या जिला पुलिस है या राज्य पुलिस की जो पदाधिकारी जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे इसके मामले की जांच को लेकर के 3 महीना होने पर भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि जो विभिन्न विपक्षी दल है उनका आरोप है कि इस मामले को लेकर के जो पुलिस है वो लिपापोती कर रही है, क्योंकि इसमें कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे थे, तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि इसको लेकर के आंदोलन का भी दौर चला और लोग सड़क पे उतरे। लोगों ने इस मामले की सीबीआई जांच से कराने की मांग की थी सीबीआई से, और परिजन भी जो है लगातार इस बात को लेकर के दबाव दे रहे थे कि इस मामले की सीबीआई की जांच हो, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो सामने आए। आखिर रूपा की मौत हुई कैसे, हत्या हुई या आत्महत्या हुई, यह कारण स्पष्ट हो पाए। अब चूंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सीबीआई इस मामले को अब अगले 1-2 दिन में टेकअप करेगी, उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा और ये जानकारी लोगों के सामने आएगी कि रूपा की मौत किस वजह से हुई थी, रूपा ने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या की थी, और अगर उसकी हत्या हुई है तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। जी बिल्कुल, तो आखिर देखना होगा कि अब सीबीआई जांच के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है कि उसकी हत्या हुई या फिर आत्महत्या, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस द्वारा झारखंड के नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार से रायपुर, रांची, कोलकाता के लिए विमान परिचालन के लिए किए गए पहल पर केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यपाल को अवगत कराते हुए बताया कि राज्यपाल महोदय की भावनाओं से एयरलाइंस को अवगत कराया गया है और आशा है कि रायपुर, रांची, कोलकाता शीघ्र ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। कंपनियों की तरफ से CSR के तहत खर्च होने वाले पैसे को DMFT फंड में जमा कराया जाता है और इस फंड को सही तरह से खर्च नहीं किए जाने, घोटाला और खर्च को सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। पूर्व की रघुवर सरकार में भी इस फंड को लेकर पारदर्शिता नहीं रखी गई और वर्तमान सरकार में भी हालात वही हैं। रघुवर सरकार के दौरान DMFT फंड के 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास ट्रांसफर करा लेने का भी आरोप लगता रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। चाईबासा में मीडिया की बातचीत के दौरान बीजेपी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से DMFT को लेकर हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है कि वो DMFT फंड में निकासी की बातों की जांच करे। सरकार ने जो गलती की या जो कुछ हुआ तो उसी को अगर आज भी ये सरकार कर रही है तो कोई नई तो कुछ कर नहीं रही है ना, उनको तो नया करना चाहिए था। पिछले बार के तो हमको नहीं पता है कि कहीं ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस उम्मीद के साथ यहाँ के लोगों ने सभी सीटें उनको दी, आज तो उनको काम पर उतारने चाहिए, अच्छी काम उनको करनी चाहिए, ये दिखानी चाहिए। कौन से सवाल हुआ भाई कि पिछली सरकार ने ऐसा काम किया था? ये तो काम तो आपको दिखाना है ना कि हमने इतने अच्छे काम कर रहे हैं, उसकी आप विपक्ष के लिए हम सब लोग इतना कवायद कर रहे हैं, घूम रहे हैं और सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे। लेकिन बाबूलाल जी, इसमें एक सवाल आ रहा है कि एक ही चेक के माध्यम से रघुवर जी के कार्यकाल में तकरीबन 500 करोड़ रुपया DMFT का ले गए। सरकार ये आरोप लगा रही है कि एक ही चेक में ले गए, तो वो पैसे गए कहाँ? अब सरकार को जो आरोप लगा रही है तो भाई सरकार के पास तो सारी एजेंसी है, तो उसको जांच करके देखना चाहिए पैसा कहाँ गया है। तो आरोप सरकार लगा रही है, इससे हास्यास्पद और क्या हो सकता है? हास्यास्पद स्थिति भाई, आरोप लगाने का काम तो अपोजिशन का रहता है, सरकार का काम तो रहता है उसको बताना जनता के बीच में, देखो कि ये पैसा ले गया है तो बता देना चाहिए उनको। चतरा में प्रतिबंधित TSPC नक्सलियों के खिलाफ चतरा पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। जो SP राकेश रंजन के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर उसे ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने इस दौरान नक्सलियों के कई हथियारों को भी जब्त किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के अनगढ़ा जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा लगा है। पुलिस ने इसी जानकारी के आधार पर सर्च अभियान चलाया और इसी दौरान पुलिस ने नक्सलियों के कई हथियार और गन फैक्ट्री को ध्वस्त किया। चतरा और पलामू का जो बॉर्डरिंग इलाका है, कुंदा प्रतापपुर थाना और पलामू के मनातू थाना इत्यादि का जो बॉर्डरिंग इलाका है, वहाँ पे TPC के आक्रमण और शशिकांत का दस्ता जो है वो भ्रमणशील है और वो लोग लगातार कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो उस सूचना के आलोक में मेरे और पलामू SP साहब हम दोनों ने मिलकर जो है प्लान बनाया और एक संयुक्त टीम की घटना की गई, जिसमें कि झारखंड जगुआर के AG-29 और नेतृत्व करता हमारे सिमरिया SDPO अशोक प्रियदर्शी और उसके अलावा चतरा और पलामू पुलिस के अन्य अफसर और टीमें शामिल थी। इस एक संयुक्त अभियान चलाया गया और संयुक्त अभियान के द्वारा जो है सो 2 जगहों पर कुल हम लोगों ने जो है सो हमारा जो है सामना हुआ TPC के दस्ते के साथ, जिसमें मनातू में एनकाउंटर भी हुआ, लगभग 2 घंटे तक मुठभेड़ भी चली और वहाँ पे हमने जो है सो एक जो उनका ये होता है आपको गन फैक्ट्री थी, उस गन फैक्ट्री को हम लोगों ने जो है सो ध्वस्त किया और उनका एक कैंप था, उस कैंप को भी ध्वस्त किया। तो बड़ी खबर चतरा से, जो SI केशव कुमार शर्मा गिरफ्तार किया गया है। जो SCB की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टंडवा थाना परिसर से ASI की गिरफ्तारी हुई है। तो अधिक जानकारी के लिए चतरा से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फ्राई पर अजीत, जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या और किस मामले में रिश्वत लिया जा रहा था? करिश्मा, ये पूरा मामला जो है चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र का है, टंडवा थाना का है
और इसमें इस मामले में बताया गया है कि जो एक पीड़ित पक्ष था वो मारपीट के एक मामले में आरोपी था और उस आरोपी को केस डायरी के लिखने के एवज में वो एसआई के द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। इसी कड़ी में जो पीड़ित व्यक्ति है उसने इसकी सूचना एसीबी को दी, एंटी करप्शन ब्यूरो को दी और इसी अभियान के तहत राज रंगे हाथ उसको घूस लेते हुए टंडवा थाना परिसर से ही दबोच लिया गया। जी करिश्मा। बिल्कुल अजीत, एक बात और, जिस प्रकार से रंगे हाथ एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है एएसआई को, आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी एएसआई पर? करिश्मा, ये जो रिश्वत लेने का मामला है ये चतरा जिले में कोई नई बात नहीं है। ये आए दिन इस तरह की मामले सामने आती रहती है, चाहे वो प्रखंड कार्यालय का मामला हो या फिर अंचल कार्यालय का हो या फिर थाना का मामला हो। यहाँ पर तमाम कई ऐसे घुसखोर अधिकारी बैठे हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं, किसी मामले पर पैसे की मांग करते हैं। जो गरीब पैसे नहीं दे सकते हैं उनको इस कदर परेशान किया जाता है, कागजी प्रक्रिया में उनको उलझा के रखा जाता है और जब परेशानी लोगों से बढ़ जाती है तब वो अंतिम जो विकल्प है वो सहारा वो करप्शन ब्यूरो का लेते हैं। और इसी अभियान के तहत कई बड़े अधिकारियों की भी गिरफ्तारी होते हैं, कई अंचल कर्मियों की गिरफ्तारी जो टंडवा थाना की जो एसआई है वो पकड़े गए हैं। और इस मामले में जो ये कार्रवाई हुई है एंटी करप्शन की, तो कहीं ना कहीं इससे चतरा पुलिस की छवि भी धूमिल हुई है। बिल्कुल अजीत, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबर में आगे बढ़ेंगे। नियोजन की मांग को लेकर बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के पास पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठे 4 युवकों की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन इन 7 दिनों में बीसीसीएल के किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली और इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनी के किसी अधिकारी ने भी इन युवकों की कोई खोज खबर नहीं ली। बता दें कि नियोजन को लेकर ये 4 युवक पिछले 28 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठे हैं और इन 7 दिनों में स्वास्थ्य विभाग ने इन 4 युवकों के स्वास्थ्य की 2 बार चेकअप की। बीडीओ, सीईओ और दूसरे अधिकारियों ने इन लोगों के पास पहुंचकर इनसे अनशन को खत्म करने का आग्रह किया है, लेकिन अनशन में बैठे युवकों ने नियोजन होने तक अनशन जारी रखने की बात कही है। आज हम लोग का यहाँ बैठे हुए मतलब 7 दिन हो गया है। सही 7 दिन के बीच में बीसीसीएल हो या कंपनी प्रबंधक से कोई मतलब एक बार देखने तो छोड़िए, पूछने तक नहीं आया क्या हुआ, क्या हो रहा है, जिंदा है कि मर गया है। इसको देख के हम लोग को यही लग रहा है कि प्रशासन कंपनी से मिला हुआ है। ये लोग चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पर पड़े पड़े मर जाए, ये लोग छुटकारा मिल जाए। सिर्फ 2 बार यहाँ पे आए हैं डॉक्टर, चेक भी सही से नहीं करते, सिर्फ हाथ छूते और चले जाते हैं। और उसके बाद ना ही कोई यहाँ के प्रबंधक, ना ही प्रशासन, ना ही हमारे कंपनी के कोई भी आदमी किसी तरह का हाल चाल खैरियत पूछने के लिए आते हैं। हमें तो लगता है कि उन लोग चाहते हैं कि इन लोग तड़प तड़प के घुट घुट के मर। तो अधिक जानकारी के लिए बाघमारा से हमारे संवाददाता सुधीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पे सुधीर, जानना चाहेंगे कि इन मांगों को लेकर ये 4 युवक द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है, फिलहाल उनकी क्या स्थिति? देखिए, बता दो कि मामला बाघमारा थाना क्षेत्र का बेनीडी का है, जो मां अंबे आउटसोर्सिंग है। कई बार मां अंबे पे आरोप लग चुका है कि दबंगई और किसी की नहीं सुनते हैं। 4 युवकों का एक सूत्री मांग है, सिर्फ नियोजन। एक आउटसोर्सिंग के महज 500 मीटर की दूरी में रहते हैं। इन लोग को मांग सिर्फ नियोजन के लिए 7 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हैं। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि उनकी स्थिति बिल्कुल सुधीर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सीधे रुक करेंगे रांची बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये फोरेंसिक जांच के बाद पता चलता, लेकिन राज्य की सरकार ने अपने चेहरे को पे काली खटाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र करने का काम किया दोस्तों। और हद तो तब जब हो गई जब रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने लगातार संघर्ष करने का काम किया, अपनी मांगों के लेकर आगे बढ़ने का काम किया, तो उन पर मुकदमा उल्टा दायर किया गया दोस्तों। ये उल्टा मुकदमा दायर किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने 3 तारीख को जब हत्या होती है, 4 को हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और 7 मई को प्रदेश के सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना देने का काम किया दोस्तों, बहुत संख्या। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे तो ये सरकार, राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी सरकार से डरने वाला है?
क्या जालिम सरकार को हम लोगों ने देखा है? इसलिए दोस्तों, ये मामला सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, सत्ता के बिचौलियों के साथ जुड़ा हुआ है। यह मामला वहां के प्रशासनिक और पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के षड्यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है कि उनके विधायक प्रतिनिधि डीसी से एक साल में कितने बार टेलीफोन से बात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उनसे कितने बार बात किया, ये सारे मामले रिकॉर्ड में हैं।